सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पीएल शर्मा परिष्कार फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम मॉडल पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं और आज मैं आरबीएससी का सेकंड मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपको पता है कि परीक्षार्थी सबसे पहले अपना रोल नंबर मेंशन करना कंपलसरी है, फिर उसके बाद सभी प्रश्न करने अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। आप देखिए कि जो भी आंसर की है वो आंसर की में ही आपको आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर कि जो भी ब्लॉक्स लिखे हुए हैं ABCDE, तो उन ब्लॉक्स के जो आंसर लिखे हैं उन क्वेश्चन के उसके अकॉर्डिंग लिखें। ऐसा नहीं कि ब्लॉक A का ब्लॉक B में लिख रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर कहीं मिस्टेक आ रही है तो हिंदी वाला करेक्ट माना जाता है, ये आपको देखना है। पहला प्रश्न आप देखिए मल्टीपल चॉइस है और हम सेक्शन A में चल रहे हैं, यूनिट फर्स्ट में। बहुविकल्पीय प्रश्न, यदि स्टेशनरी का प्रारंभिक स्टॉक 5,000 रुपये, अंतिम स्टॉक 3,000 रुपये, वर्ष के दौरान 20,000 रुपये स्टेशनरी नगद खरीदी है, इस व्यवहार को प्राप्ति एवं भुगतान खाते में किस प्रकार दिखाएंगे? किसमें दिखाएंगे? रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट में। अब आपको पता है कि रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कंप्लीटली एक कैश बुक के जैसे होता है। तो कैश बुक में क्या दिखाते हैं? जो कैश पेमेंट होता है। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाते हैं और क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपके 20,000 जो है वो किस में दिखाएंगे? हम वो रिसिप्ट पेमेंट में, पेमेंट साइड में दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 20,000 हमारा करेक्ट आंसर है, बी हमारा करेक्ट आंसर। बी पे क्लिक करते हैं। आप देखिए यहाँ पर भुगतान पक्ष में, तो भुगतान पक्ष में नगद खरीदी है, तो नगद आपका देखिए बी आंसर है। बी पर हमारा क्लिक होगा क्योंकि 20,000 रुपये हमने पेमेंट किया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशुतोष ने साझेदारी फर्म से वर्ष 2021 के दौरान प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को 500 रुपये का आहरण किया। कुल आहरण पर 12% वार्षिक दर से ब्याज देय है। आपको पता है कि हर प्रत्येक माह की पहली तारीख को आहरण करते हैं तो 6.5 माह के ब्याज की गणना करते हैं। प्रत्येक माह की बीच की तारीख को आहरण करते हैं तो 6 माह के ब्याज की गणना करते हैं और प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को आहरण करते हैं तो 5.5 माह के ब्याज की गणना करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देखिए 500 रुपये है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 6,000 हो गई। 6,000 इंटू रेट कितनी आ रही है आपकी? 12% हो रही है। और यहाँ पर आप देखिए कितना 5.5 महीने का निकालेंगे क्योंकि अंतिम माह को यहाँ पर कर रहा है, तो यहाँ पर 5.5/12 करेंगे यहाँ पर। तो ये 12 से 12 कट गया आपका, यहाँ 100 ये 0 कट गया और यहाँ पर 60 को 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 रुपये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा, IOD आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा 330 रुपये, 330 पे क्लिक करते हैं, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। साझेदारी के चालू खाते खोले जाते हैं, करंट अकाउंट ओपन करते हैं। आपको पता है कि साझेदारों के पूंजी खाते हमेशा परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन यदि साझेदारों में ध्यान रखना है कि यदि स्थिर विधि का नाम दिया हुआ है या साझेदारों के चालू खातों के शेष दिए हुए हैं तो साझेदारों के पूंजी खाते हमेशा स्थिर प्रकृति के माने जाते हैं, अन्यथा साझेदारों के पूंजी खाते हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि स्थिर पूंजी विधि, चालू खाते खोले जब पूंजी खाते निम्न विधि से स्थिर विधि से होते हैं तभी है, स्तंभाकार नहीं, अपूर्ण लेखा नहीं है। आंसर क्या है? ए है। ए पे क्लिक करते हैं, आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी बराबर के साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः रुपये 16,000 और 12,000 है। सी 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश करता है और रुपये 15,000 पूंजी के रूप में लाता है। फर्म की ख्याति का मूल्य क्या होगा? मित्रों आपको पता है कि न्यू कैपिटल माइनस ओल्ड कैपिटल, कि न्यू कैपिटल में से हम क्या लेस करते हैं? ओल्ड कैपिटल लेस करते हैं। तो न्यू कैपिटल हमारे पास कितनी आ रही है? 60,000 आ रही है। 60,000 कैसे आ रही है? 1/4 के लिए 15,000 ला रहा है, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी? 4/1। तो यहाँ पर 60,000 आ गई। अब 60,000 में से हमें क्या लेस करना है? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल भी लेस करनी है और न्यू पार्टनर की कैपिटल भी लेस करनी है। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल हमारे पास कितनी आ रही है? 15,000। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कितनी आ रही है? 28,000। यानी टोटल 43,000 लेस हो जाएंगे तो 17,000 रुपये हमारी क्या हो गया? फर्म की गुडविल हो जाएगी। और इन 17,000 में भी न्यू पार्टनर का हिस्सा 1/4 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नए साझेदार की गुडविल कितनी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर देख लीजिए, फर्म की गुडविल कितनी है? 17,000। सी आंसर है। सी पे क्लिक करते हैं तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
चिट्ठी की समता एवं दायित्व के भाग की कुल राशि में सम्मिलित होती है। आपको पता है कि बैलेंस शीट जो होती है और बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि लायबिलिटी एंड इक्विटी में कुल राशि सम्मिलित होती है। आपको पता है क्या क्या होती है। आपको पता है अधिकृत पूंजी, अधिकृत पूंजी हमारी टोटल में काउंट नहीं करते हैं, बैलेंस शीट में शो तो करते हैं लेकिन टोटल में काउंट नहीं करते हैं। निर्मित पूंजी ये भी हम डिपेंड करता है, इशूड, सब्सक्राइब्ड और कॉल्ड अप, पेड अप समान होती है तब हम शो करते हैं। प्रार्थित मांगी गई पूंजी डिपेंड करता है कि वो पेड अप कैपिटल के इक्विवेलेंट हो। तो यहाँ पर चुकता पूंजी जो पेड अप कैपिटल है उसको बैलेंस शीट के टोटल में काउंट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको फोकस करना है इन चीज़ों पर। तो यहाँ पर आंसर डी है, पेड अप कैपिटल, चुकता पूंजी। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अंशहरण खाते का शेष तुलन पत्र बैलेंस शीट में निम्न मद के अंदर दर्शाया जाता है। आपको पता है शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड जो होता है वो एक शेयर कैपिटल का ही पार्ट होता है। इसलिए आपको पता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी में इक्विटी एंड लायबिलिटी का जो हेडिंग होता है उस इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर हम बैलेंस शीट में हम कहाँ दिखाते हैं, शेयर कैपिटल के अंदर शेयर होल्डर फंड होता है। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल का पार्ट होता है, तो शेयर कैपिटल में हम दिखाते हैं। यहाँ पर अंश पूंजी में दिखाएंगे। सी हमारा करेक्ट आंसर है, सी पे हम क्लिक करते हैं। आंसर आप देखिए क्या है, सी है। सी में हम दिखाते हैं अंश पूंजी के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं दिखाते हैं। आंसर सी है, सी पर हम क्लिक करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। स्वयं के ऋण पत्रों के रद्दीकरण का लाभ हस्तांतरित किया जाता है। आपको पता है जब स्वयं के ऋण पत्र अगर रद्द करते हैं तो ऋण पत्र खाता डिबेंचर अकाउंट डेबिट होता है। कौन सा खाता डेबिट होता है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट होता है। और डिबेंचर में फेस वैल्यू दिखाते हैं। जब हम इशू करते हैं तब भी डिबेंचर क्रेडिट होता है और उसमें भी हम क्या दिखाते हैं, फेस वैल्यू दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए कह रहा है कि जब ऋण पत्रों को रद्द करते हैं तो ऋण पत्र खाता डेबिट होता है और उसमें अंकित मूल्य दिखाते हैं। अब ये कह रहा है कि रद्द करने से लाभ होता है। यदि स्वयं के ऋण पत्रों को रद्द करने से लाभ होता है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन स्वयं के ऋण पत्रों को रद्द करने से यदि हानि होती है तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या आएगा, पूंजी निधि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 8, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार क्या पाने के हकदार नहीं है। आपको पता है कि साझेदारी संलेख अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करते हैं, उनको सैलरी कमीशन ये नहीं देते हैं। ये आपको ध्यान रखना। लेकिन यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म उस पर 6% साधारण ब्याज चुकाती है, सिंपल इंटरेस्ट पे करती है। तो यहाँ पर आप देखिए उपयुक्त सभी है, डी पे क्लिक करते हैं। डी हमारा आंसर है, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वित्तीय विवरण उपयोगी होते हैं। आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबके लिए उपयोगी होते हैं, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो ओनर हो, वो चाहे पार्टनर हो, चाहे वो प्रमोटर प्रवर्तक हो, चाहे प्रबंधक हो, चाहे संचालक हो, या फिर सरकार हो या अंशधारी हो, विनियोगकर्ता हो या देनदार हो या लेनदार हो, सबके लिए वो उपयोगी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे जो होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने होते हैं, 5 होते हैं। पहला इनकम स्टेटमेंट होता है, दूसरा बैलेंस शीट होता है और थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, फोर्थ है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी एंड 5 है नोट्स एंड अकाउंट्स जिसको वर्किंग नोट कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर सभी के लिए उपयोगी है। आंसर डी है, डी पे हम क्लिक करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एबीसी 2-2-1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। बी के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति का मूल्यांकन 30,000 रुपये पे किया गया। अब आपको पता है बी का शेयर, बी बीच में है तो बी का शेयर कितना होगा, 2/5, 2/5 इंटू 30,000 और 30,000 है तो ये कितना हो गया आपका 12,000 रुपये बी की गुडविल हो गई। और आपको पता है जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट पे एंट्री क्या करते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। आपको पता है अवकाश ग्रहण करने पर रिटायरमेंट के समय रिमेनिंग पार्टनर्स को वो जो गुडविल होती है उसको फायदे के अनुपात में रिमेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। तो यहाँ 12,000 है। एक इंपॉर्टेंट बात है, सूचना के अभाव में आपको पता है कि जो लाभ की दर होती है वो लाभ का जो अनुपात होता है वो नया अनुपात
और पुराना अनुपात समान होता है। तो यहाँ पर आप देखिए इसी केस में फायदे का अनुपात भी सेम होगा। तो ये देख लीजिए ए और सी है, उनके कोई इंफॉर्मेशन हमें दी हुई नहीं है, तो यहाँ पर 2:1 है। अब 2:1 है तो 12,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 बीज कैपिटल, और 12,000 को 8,000 ए में डेबिट हो जाएंगे, 4,000 सी में डेबिट हो जाएंगे और 2 बीज कैपिटल लिखेंगे, वह 12,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। बी पर हम क्लिक करते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। और फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखिए यहाँ पर जब नए साझेदार का हिस्सा स्थिर होता है तो पुराना अनुपात और त्याग का अनुपात बराबर बराबर होता है। सूचना के अभाव में, आपको पता है कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब व्हेन न्यू पार्टनर शेयर आर फिक्स, नो फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन, इन दिस कंडीशन न्यू ओल्ड रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो आर इक्वल। तो यहाँ पर आप देखिए कि बराबर बराबर होता है सेक्रीफाइस रेशो और यहाँ पर ओल्ड रेशो, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर उसके हिस्से की ख्याति से शेष साझेदारों की पूंजी खाते फायदे के अनुपात में डेबिट होते हैं, जिसको हमने अभी पहले देखा ही है कि गेनिंग रेशो में रिमेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, फायदे के अनुपात में डेबिट होते हैं। अगला प्रश्न है, अंशों पर बकाया मांग राशि कंपनी ब्याज वसूल होती है। आपको पता है कि टेबल एफ के अनुसार कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर क्या होता है, जब अंशधारी समय पर किस्त का भुगतान नहीं कर पाता है तो वो कॉल्स इन एरियर कहलाती है बकाया मांग राशि, और वो प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता होता है। लेकिन जब अंशधारी बकाया मांग पर बाद में भुगतान करता है तो कंपनी उस पर टेबल एफ के अनुसार 10% वार्षिक ब्याज लेती है। और उसके अलावा अगर कॉल्स इन एडवांस होता है तो कॉल्स इन एडवांस जो होता है, इसका मतलब है कि कोई भी अंशधारी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा एप्लीकेशन या अलॉटमेंट के साथ पे कर देता है तो वहां पर कंपनी टेबल एफ के अनुसार 12% वार्षिक ब्याज का भुगतान करती है। तो यहाँ पर 10% वसूल करेगी, आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। साझेदारी की पूंजी पर ब्याज लाभों का नियोजन कहलाता है। यानी आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो जब भी देते हैं जब फर्म को लाभ होता है, अगर फर्म को हानि होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रख लेना कि यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लाभ से अधिक है, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन प्रॉफिट ऑफ फर्म, इन दिस कंडीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन अप टू प्रॉफिट अमाउंट, यानी जितना लाभ है उतना ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, आपको पता है कैपिटल के रेशो में। लेकिन अगर सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ज्यादा है, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोर देन प्रॉफिट ऑफ फर्म बट प्रॉपर एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, इन दिस कंडीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज फुली गिवन एंड जो भी लॉस होता है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन नियोजन का मतलब होता है कि लाभ होगा तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो यहाँ पर नियोजन कहलाता है, जिसको हम एप्रोप्रिएशन कहते हैं। आपको पता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। फिर आगे देखो, जब अंशों को जब्त करते हैं तो अंश पूंजी खाता डेबिट होता है और उसमें मांगी गई राशि दिखाते हैं, कॉल्ड अप मनी, यानी कितना पैसा आया है। तो यहाँ पर देखिए जब अंशों को जब्त करते हैं तो अंश पूंजी खाता क्या होता है, डेबिट होता है, और उसमें कौन सी राशि दिखाते हैं, कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप यानी कितना पैसा आपने मांगा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको फोकस करना है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट, मांगी गई राशि। अगला देखिए, अति लघुतरात्मक प्रश्न। अब ये 2 मार्क्स के हैं, अब तक हमारे 1-1 मार्क्स चल रहा था। अलाभकारी संस्थाओं द्वारा बनाए जाने वाले वित्तीय विवरण कौन कौन से हैं, आपको पता है। ओपनिंग बैलेंस शीट दिखाते हैं, कैपिटल फंड, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं और आय एवं व्यय खाता बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन उसमें ध्यान रखना, आय व्यय खाता जो होता है वो एक लाभानी खाते के जैसे होता है। किसकी जैसे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे। वहां पर हमारा एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर होता है तो उसे सरप्लस कहते हैं, लेकिन एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम होता है तो उसे डेफिसिट कहते हैं, घाटा कहते हैं, लॉस कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, प्राप्ति भुगतान खाता, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, आय व्यय खाता बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये खाते हम कब बनाते हैं, जब हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, सेवाएं प्रदान करना होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, दूसरे प्रश्न पर
किसी साझेदार को लाभ की गारंटी या आश्वासन से क्या तात्पर्य है? आपको पता है दो व्यक्ति फर्म की हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। पहला होता है एक तो माइनर पार्टनर, अवयस्क साझेदार फर्म की हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, वो केवल लाभ के लिए पार्टनर बनता है। और दूसरा निश्चित लाभ की गारंटी वाला साझेदार जो होता है वो भी हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखिए किसी साझेदार को लाभ की गारंटी, आपको पता है कि गारंटी अगर इंडिविजुअल पार्टनर देता है तो फिर जो भी कमी होती है उस कमी की पूर्ति उसी पार्टनर से वहन की जाती है। लेकिन गारंटी अगर फर्म के द्वारा दी जाती है तो जो भी जिस साझेदार को गारंटी मिली है उसकी कमी को जो शेष साझेदार हैं वो लाभ हानि अनुपात में वहन करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। कभी कभी फर्म के हित में किसी ऐसे व्यक्ति को साझेदार बना लिया जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट योग्यता रखता है। ऐसा साझेदार न्यूनतम लाभ के संबंध में पुराने साझेदारों से आश्वासन चाहता है ताकि उससे भविष्य में किसी प्रकार की हानि न हो। इसे ही लाभ की गारंटी या आश्वासन कहते हैं, जो आपको ध्यान रखना है, आपको फोकस करना है। अगला प्रश्न देखिए, एक नए एडमिटेड पार्टनर जो होता है उसके क्या अधिकार होते हैं? आपको पता है कि जैसे एडमिशन होता है तो एडमिशन में उस पर फर्म में अधिकार मिल जाते हैं कि लाभ हानि अनुपात कितना होगा, भविष्य में जो लाभ होंगे उस पर क्या होगा। तो आप देखिए संपत्तियों में हिस्सा मिल जाता है, उसको प्राप्त करने का अधिकार, भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो भी एडमिशन और पार्टनर होता है उसके क्या क्या राइट्स होते हैं? 2 राइट्स लिखिए, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, ख्याति के मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं? नाम बताइए। ख्याति के मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं आपको नाम बताना है। तो आप देखिए ख्याति के मूल्यांकन की 4 विधियां होती है, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि और जो होती है वार्षिकी विधि। यानी हमारे पास 4 विधियां हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड। तो यहाँ पर आप देखिए 4 मेथड है हमारी ख्याति के मूल्यांकन की, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि और वार्षिकी विधि। यानी हमारी 4 गुडविल का वैल्यूएशन की मेथड्स होती है। अगला प्रश्न है 5वां, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रतिभूति प्रीमियम के उपयोग बताओ। कि जो अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम मिलता है उसके क्या उपयोग होते हैं? आपको पता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 में कंपनी अंशों का निर्गमन प्रीमियम पे करती है, और जिस कंपनी की मार्केट में गुडविल अच्छी होती है वही कंपनी अंशों का निर्गमन प्रीमियम पे करती है। तो यहाँ पर प्रीमियम के उपयोग क्या है? बोनस अंशों का निर्गमन कर सकती है कंपनी। उसके अलावा आपको पता है कि अंश निर्गमन के खर्चों को उससे एडजस्ट कर सकती है, प्रारंभिक खर्चों को अपलिखित कर सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भी हानि होती है उस हानि को पूर्ति कर सकती है। अंशों की पुनर्खरीद के अंदर भी प्रीमियम का उपयोग किया जाता है, बाईबैक किया जाता है। बाईबैक का मतलब होता है जब कंपनी की पूंजी ज्यादा हो जाती है तो कंपनी क्या करती है, अपने अंशों को खुद ही खरीद लेती है, उसको भुगतान के लिए प्रीमियम का उपयोग कर सकती है, यह आपको ध्यान रखना है। तो अंशों की पुनर्खरीद के लिए, बोनस अंशों के निर्गमन के लिए और अंश निर्गमन के खर्चों को अपलिखित करने के लिए और प्रारंभिक खर्चों को अपलिखित करने के लिए ऐसा वो कंपनी अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का उपयोग कर सकती है। चौथा प्रश्न है, आपको पता है 3 उद्देश्य हैं और 3 उद्देश्यों की सूची हमें देना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 3 उद्देश्यों की सूची कौन कौन सी होते हैं। आपको पता है वित्तीय विवरण तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैं बता चुका हूं कि एक व्यवसाय के आर्थिक संसाधन दायित्वों के संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराना कि जो भी इकोनॉमिक सोर्सेज क्या हैं, आपकी लायबिलिटीज क्या है, उसके लिए आपकी कोई लिस्ट तो अवेलेबल कराना, और रोकड़ प्रवाह के संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराना। आपको पता है कि जो भी हमारा कैश फ्लो है उसकी इंफॉर्मेशन वहां पर देना, और प्रबंध की प्रभावशीलता को आकलित करना, ये भी इंपॉर्टेंट है जो उद्देश्य हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आर लिमिटेड 800 अंश 10 रुपए जिन्हें 30% प्रीमियम पर निगमित किया गया था, आवंटन पर देय 5 रुपए प्रति अंश प्रीमियम सहित। तब प्रथम मांग, अब देखिए प्रथम मांग पर 2 रुपए प्रति अंश है और अंश देय राशि न चुकाने के कारण जब्त कर लिए गए। द्वितीय तथा अंतिम मांग 2 रुपए, आपको पता है द्वितीय और अंतिम मांग कितनी है? 2 रुपए प्रति अंश अभी तक नहीं मांगी गई है, मांगी नहीं गई है, और इन अंशों में से 200 अंश 11 रुपए प्रति अंश के पुनर्निगमित कर दिए गए। तो आपसे कैपिटल रिजर्व पूछ सकता है। कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं आपको पता है, बहुत सिंपल सी बात है। कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए हमें देखें कि भाई कितना पैसा चुकाया कितना है। आप देखिए जिनको पुनर्निगमन किया
क्योंकि जिन अंशों को जब्त कर लेते हैं और पुनर्निगमन भी करते हैं उनका पैसा ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। जिन अंशों को जब्त तो कर लेते हैं लेकिन पुनर्निगमन नहीं करते उनका पैसा कभी भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कि जब्त कर लिए और द्वितीय अंतिम मांग 2 रुपये प्रति अंश नहीं मांगी गई है, इसका मतलब 8 रुपये ही मांगे गए हैं। अब 8 रुपये मांगे गए हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पर 8 रुपये कहाँ पर हैं आपके पास। अब 8 रुपये के हिसाब से कितना पैसा उसने दे दिया ये देख लीजिए। यहाँ पर 8 रुपये के हिसाब से उसने क्या दिया, 3 रुपये इस पे एप्लीकेशन पे दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 रुपये के हिसाब से आप देखिए यहाँ पर 2 रुपये का तो अलॉटमेंट है, क्योंकि 10 रुपये का 30% प्रीमियम है, 3 रुपये तो अलॉटमेंट में शामिल है 3 रुपये, तो 2 रुपये की फेस वैल्यू अलॉटमेंट हो गई और 2 रुपये की फर्स्ट कॉल, 4 तो ये हो गए। और आपके पास आपको पता है कि 4 ये हो गए और 2 रुपये की कॉल नहीं की, इसका मतलब एप्लीकेशन 4 रुपये का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब वो 3200 रुपये हमारा फॉरफिटेड हो जाएगा और 3200 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा अगर सारे ही री इशू हो गए तो। ये आपको ध्यान रखना है। अगर सपोज करो री इशू कम किए हैं तो फिर कैपिटल रिजर्व में कम ट्रांसफर करेंगे। जैसे अगर ये कह रहा है कि 200 को ही री इशू किए हैं तो 3200 रुपये जो आए हैं उसका 1/4, क्योंकि 800 में से 200 ही री इशू किए हैं तो 1/4 800 रुपये ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जब अंशों को जब्त करते हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट होता है और उसमें कॉल्ड अप मनी दिखाते हैं, ध्यान रखना। लेकिन जब अंशों का पुनर्निगमन करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है और उसमें पेड अप मनी दिखाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पर शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये कॉल्ड अप मनी है कि आपने कितना पैसा कॉल्ड किया है। आप देखिए कॉल्ड किया था आपने 8 रुपये, 800 शेयर हैं, 6400 रुपये गए, 3 रुपये प्रीमियम थे, 8 थी 2400, प्रीमियम भी डेबिट हो गया क्योंकि अलॉटमेंट नहीं आ रहा तो प्रीमियम भी नहीं आ रहा। और फिर उसके बाद अलॉटमेंट में आप देखिए 800 × 5 के हिसाब से 4000 रुपये नहीं आ रहे थे तो अनपेड अमाउंट आ गई। फिर फर्स्ट कॉल पे नहीं आ रहे थे 2 रुपये, 800 × 2 1600 रुपये, आप देखिए यहाँ पर 1600 वो नहीं आ रहे और 3200 रुपये जो आए वो फॉरफिटेड में ट्रांसफर हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए फिर हमने री इशू कर दिया 200 को 11 रुपये में, 1 रुपये प्रीमियम पर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये आप देखिए 2200 रुपये बैंक में आ गए, 2000 शेयर कैपिटल में और 200 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में आ गए। और लेकिन जिन अंशों को जब्त किया उन्हीं का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो 3200 रुपये हमारा फॉरफिटेड में आ रहा है, लेकिन वो 800 अंशों का था, लेकिन 200 अंशों को ही पुनर्निगमन किया तो 3200 में डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, यानी जो 800 रुपये की अमाउंट है वही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिस पर आपको फोकस करना है। अगला प्रश्न है 6ठा, एक्स लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 800 अंशों का हरण किया। कितने का हरण किया? 800 अंशों का हरण किया, जिन पर 7.5 रुपये मांगा गया था। अब आपको पता है कि 7.5 रुपये के हिसाब से 6000 रुपये शेयर कैपिटल में आ जाएगा, क्योंकि जब अंशों को जब्त करते हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट होता है और उसमें कौन सी राशि दिखाते हैं, मांगी गई राशि दिखाते हैं, कॉल्ड अप मनी दिखाते हैं। तो यहाँ पर 6000 रुपये डेबिट हो जाएंगे शेयर कैपिटल में। फिर उसके बाद ये कह रहा है 2.5 रुपये प्राप्त नहीं हुए तो 2.5 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे अनपेड कॉल में। और फिर वास जो पैसा आया वो किस में, शेयर फॉरफिटेड में ट्रांसफर हो जाएगा। लिखा हुआ कि इनमें से 600 अंश 6 रुपये प्रति अंश पर 7.5 रुपये की चुकता मानते हुए पुनर्निगमन कर दिया गया। अब आपने जब तो 800 किया और 600 को पुनर्निगमन कर रहा है तो 600 का पैसा ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ये आप ध्यान रख लेना, क्योंकि जिन अंशों को जब्त करते हैं और पुनर्निगमन भी करते हैं उनका पैसा ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। जिन अंशों को जब्त तो कर लेते हैं लेकिन पुनर्निगमन नहीं करते उनका पैसा कभी भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे हम यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट कॉल में हमारे 800 × 2.5 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये नहीं आ रहे, तो बाकी 4000 रुपये 800 × 5 रुपये के हिसाब से 4000 आ गए, क्योंकि 7.5 रुपये मांगे गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं, री इशू कर दिया इन 600 को, 36 रुपये बैंक में आ गए। और फिर उसके बाद शेयर फॉरफिटेड कि उसने किसने पे किया है, 1.5 रुपये डिस्काउंट हो गया तो 1.5 रुपये, आपको पता 600 का 900 रुपये, 4500 यहाँ पर शेयर कैपिटल में आ गया, क्योंकि 7.5 रुपये पेडअप मानते हुए री इशू किया था। और आपको पता है कि टोटल हमारे पास 4000 रुपये आ रहे थे। कितने आ रहे थे आप देख लेना, और 4000 में से आपको पता है 600 के कितने हैं,
3,000 रुपये हमारा फॉरफिटेड का बैलेंस, क्योंकि जिनको जब्त करते हैं और पुनर्निगमन भी करते हैं उनका पैसा ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो 800 का फॉरफिटेड हमारा 4,000 आ रहा था, तो 600 का फॉरफिटेड 3,000 आ गया। इस 3,000 में से 900 रीइश्यू पर हमारा डिस्काउंट हो गया, तो 2,100 रुपये हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि जिन अंशों को जब्त करते हैं और पुनर्निगमन भी करते हैं उनका पैसा ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए 7th, राम और श्याम साझेदार हैं, उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। मोहन ने लाभों के 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश किया है, जिसका 2/3 राम से ले रहा है और 1/3 श्याम से प्राप्त कर रहा है। अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1/4 इंटू 2/3 यानी 2 बटा कितना ले रहा है 12। इसको हम 1/6 भी कह सकते हैं। ये तो किससे ले रहा है, राम से ले रहा है। यहाँ तो राम का आ गया, फिर उसके बाद ये क्या कर रहा है, श्याम से। तो श्याम से कितना ले रहा है, आप देखिए यहाँ पर 1/4 का इंटू क्या करेंगे हम 1/4 ले रहे हैं। तो इसका मतलब आप देखिए 1 बटा कितना आ रहा है आपका, देखिए 2 बटा ये इसका 1/4 है और 1/4 का 1/3 ले रहा है, तो 1/3 आपका ये 1/12 हो गया। ये इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर ये फायदे का अनुपात आ रहा है, तो फायदे का अनुपात तो 2:1 ही आ रहा है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम देखिए कैसे इसको सोल्व करते हैं। लिखा 2,40,000 रुपये ख्याति के ला रहा है और 6 लाख रुपये ला रहा है, तो एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डीआर टू क्या नाम है, नया जो पार्टनर आ रहा है मोहन, कैश अकाउंट डीआर टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 6 लाख रुपए टू जो प्रीमियम कहते हैं, जिसको हम गुडविल भी कहते हैं, 2,40,000 रुपये, टोटल 8,40,000 रुपये बैंक में आ जाएंगे। लेकिन 2,40,000 रुपये की जो गुडविल लेके आ रहा है एडमिशन के टाइम पे, उसको हम त्याग के अनुपात में से साझेदारों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, उसकी एंट्री हो जाएगी हमारे क्या हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। तो 2,40,000 रुपये ला रहा है, तो 2,40,000 में आपको पता है कि अलग अलग 1,60,000 रुपये और 80,000 रुपये राम को और श्याम को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 1,60,000 और 80,000 रुपये। अब ये कह रहा है कि 1/4 निकाल लिया गया, तो 1,60,000 का कितना 1/4 होता है 40,000 रुपये, उधर 80,000 का 1/4 कितना होता है 20,000 रुपये। तो एंट्री क्या हो जाएगी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। बस ये ध्यान रखना, बांटते हैं तो गुडविल या प्रीमियम को डेबिट करते हैं, लेकिन अगर निकालेगा तो वो किस में डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कैश में क्रेडिट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और जिस अनुपात में बांटते हैं उसी अनुपात में निकाल सकते हैं, लेकिन इसने 1/4 निकाला है तो 1/4 ही हमने कैश में क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए पहले तो ये 6 लाख और 2,40,000 लेके आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल टू प्रीमियम और गुडविल अकाउंट ये हमने किया है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू राम्स कैपिटल श्याम्स त्याग के अनुपात में, और त्याग इनका 2:1 है, तो उस हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये कह रहा है 1/4 निकाल रहा है, तो 1,60,000 का 1/4 40,000 निकाल रहा है, और 80,000 रुपए का 1/4 20,000 रुपये निकाल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक को हम क्रेडिट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए नया अनुपात अभी बता दिया मैंने आपको, क्योंकि 1/6 आया है 1/12 आया है, तो 1/6 हमने लेस कर देंगे ओल्ड माइनस, तो 13/30 हो गए। और ये शाम का नया अनुपात 2/5 में से 1/12 हम लेस कर देंगे, तो 19/60 हो गए हैं। और यहाँ पर 1/4 मोहन का है, तो एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लिया हमने तो 13/30 19/60 1/4, तो ये भी 4 बनाने के लिए हमने किसको मल्टीप्लाई किया 15 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हो गया हमारा देख लीजिए, और इसको इंटू 2 ये 60, तो 13 26 हो गए, 26 19 और यहाँ 15 का अनुपात हमारा नया अनुपात आ गया, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि न्यू पार्टनर का शेयर न्यू रेशियो कितना है ऑल पार्टनर्स का, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, एक कंपनी परचेज एस्टेब्लिश बिजनेस फॉर 4 लाख, कोई भी कंपनी बिजनेस परचेज कर रही है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एस्टेब्लिश बिजनेस अकाउंट डीआर टू वेंडर विक्रेता, और कितने का बिजनेस परचेज कर रही है 4 लाख का, उसमें 1,30,000 रुपये पेमेंट कर रही है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, वो 1,30,000 रुपये से। और बैलेंस के लिए कह रहा है कि 12% डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 12% डिबेंचर। लेकिन वो डिबेंचर कैसे इतने इशू करेंगे, क्योंकि टोटल 4 लाख में से 1,30,000 गए, तो कितने बचे 2,70,000 बचे, 2,70,000 में 90 रुपए का एक डिबेंचर इशू कर रहे हैं 10% डिस्काउंट पर, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आएंगे देख लेना यहाँ पर, ये आपको पता है 3,000 डिबेंचर आ जाएंगे।
अब 3,000 डिबेंचर आएंगे तो डिबेंचर में तो 3 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन डिस्काउंट में कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, और उधर आपको वेंडर में 2,70,000 आ जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देखिए, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर 4 लाख रुपए, और फिर उसके बाद ये वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट या टू 12% डिबेंचर 270, 30 और 3 लाख रुपए, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये आपको ध्यान रखना है कि डिबेंचर हमने इशू किया, जो मैंने अभी बताया भी सही कैसे हमने इशू किया था, कैसे निकालते हैं अपन, इशू प्राइस से डिवाइड करते हैं, 270 को 90 से डिवाइड किया, 3,000 आए, और 3,000 आए तो उसको हमने 3 लाख और 30,000 अलग अलग हमने किया। साझेदार के अगला प्रश्न देखिए, साझेदार के प्रवेश के समय परिस्थितियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है। आपको पता है कि जब भी कोई पुराने साझेदार पार्टनरशिप को चलाते हैं और नया पार्टनर आता है, तो नया पार्टनर आते ही उसको अधिकार मांगेगा कि भैया संपत्ति में अधिकार दो, प्रॉफिट में अधिकार दो। तो पुराने पार्टनर सोचते हैं कि यार क्यों झगड़ा होगा, पहले वाला जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी है हम पहले बांट लेते हैं। बांट लेंगे तो आने वाले पार्टनर के सामने प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है या अपनी कैपिटल लेके आ रहा है तो उसको अपने आप ही हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन पहले वाले अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनर्मूल्यांकन भी करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कि ये पता रहे कि भी आज के टाइम में एसेट्स की वैल्यू क्या है, और जो भी लॉस प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन का वो पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांट लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है उसका नेचर भी हमारा क्या होता है, नॉमिनल नेचर होता है, नाम मात्र प्रकृति का खाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, नया साझेदार फर्म में प्रवेश करने की तिथि से पूर्व संपत्तियों दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन के कारण हानि के लिए न तो उत्तरदायी होते हैं। आपको पता है नया साझेदार क्यों रेस्पॉन्सिबल होगा भैया, लॉस प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट लॉस के लिए तो होगा ही नहीं, प्रॉफिट तो मांग सकता है, लेकिन फिर भी उसको क्यों देंगे ओल्ड पार्टनर्स, और नए लाभों में भागीदार हो सकता है। संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर यदि लाभ है तो पुराने साझेदार इस लाभ को नए साझेदार को भागीदार नहीं बनने देंगे। तो हानि होने पर साझेदार ऐसी हानि में भागीदार नहीं बनना चाहेगा। अतः इस समस्या के समाधान हेतु तो हमें क्या बनाना होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। कौन सा अकाउंट बनाना होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। और पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाते हैं, टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। यानी जब भी आप अपनी पार्टनरशिप में कोई भी अमेंडमेंट करते हैं तब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 10वां प्रश्न, एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में निम्नलिखित मदों को आप किन शीर्षक उपशीर्षकों के अंतर्गत दिखाएंगे। अब आपको पता है ये जो भी प्रपोज डिविडेंड होता है ये फुटनोट में दिखा सकते हैं। आपको पता है ये आपको ध्यान रखना है, फुटनोट में हम शो कर सकते हैं। अगर करंट लायबिलिटी मान लेते हैं तो अदर करंट लायबिलिटी में दिखा सकते हैं, बाकी ये टिप्पणी में दिखा सकते हैं। प्रतिभूति प्रीमियम है ये रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं, शेयर होल्डर में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में। प्रस्तावित लाभांश आप देखिए ये अयाचित है, ये करंट लायबिलिटी का पार्ट है, आपको पता है अदर करंट लायबिलिटी। प्रस्तावित लाभांश से इसको फुटनोट में दिखाते हैं, टिप्पणी में दिखाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और स्वीकृतियां अगर आपकी एक्सेप्टेंस आपको दी हुई है तो ट्रेड पेबल्स हमारी बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में हमें शो करना होता है ट्रेड पेबल्स, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये करंट लायबिलिटी का पार्ट है। ऋण पत्र आपको पता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग में दिखाते हैं, जो नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है तो नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर्स दिखाते हैं। अग्रिम मांग आपको पता है कि अगर कोई भी अग्रिम मांग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हम कॉल्स इन एडवांस तो नहीं कह सकते इसको अपन, अग्रिम मांग तो होती है तो शेयर कैपिटल का पार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अग्रिम आय कह सकते हैं कि अग्रिम आय जिसको हम एडवांस इनकम कहते हैं। और अग्रिम आय जो होगी तो अग्रिम आय को हम कहाँ दिखाते हैं, करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं, और करंट लायबिलिटी में भी अदर करंट लायबिलिटीज के हेडिंग में आता है। कर्मचारी हित का आयोजन होता है, इसको हम क्या दिखाते हैं कि ये नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है, और इसमें किस में दिखाते हैं हम, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर जो भी प्रोविजंस होते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में दिखा सकते हैं। और पूर्वदत्त बीमा है ये करंट लायबिलिटी है, करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स को आपको पता है कि किस में दिखाते हैं हम करंट एसेट्स को, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अदर करंट एसेट्स का पार्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हम चलते हैं आगे, चलते हैं देखिए अनक्लेम डिविडेंड करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं, और सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर होल्डर फंड रिजर्व एंड सरप्लस
सरप्लस सब एडी में दिखाते हैं, प्रपोज डिविडेंड ये नोट्स में दिखाते हैं, बताया था मैंने, एक्सेप्टेंस करंट लायबिलिटी में, ट्रेड पेबल में दिखाते हैं, डिबेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोविंग में दिखाते हैं, और एडवांस इनकम करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं, और प्रोविजन एम्प्लॉय बेनिफिट जो होता है वो नॉन करंट लायबिलिटी है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में दिखाते हैं, और उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट्स अदर करंट एसेट्स में दिखाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, What journal entries would be passed for the following transactions on the dissolution of firm after various assets other than cash and third party liabilities have been transferred to realization account? आपको पता है थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है वो रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। किस में ट्रांसफर करेंगे? रिलाइजेशन अकाउंट में। स्टॉक वर्थ ₹15,000 इज टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। आपको पता है कि पार्टनर ए ने स्टॉक ले लिया, तो एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन, क्योंकि जो पार्टनर ले लेता है उसका नाम आ जाता है, उसका डेबिट हो जाता है। कंपनसेशन एम्प्लॉयज को पेड कर रहे हैं हम, यहाँ पे देख लीजिए 20,000 रुपये, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपको ध्यान रखना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹8,000 दीज वर पेड डिस्काउंट ऑफ 5%, तो आपको पता है कि रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, और 8,000 का 5% डिलीट करके 7,400 से एंट्री होगी। फिर उसके बाद देयर वाज ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स 2,000 विच वॉज टेकन ओवर बाई बी एट ₹1,500, तो बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन हो जाएगा। प्रॉफिट और रिलाइजेशन 21,000 रुपये है, तो 21,000 में आपको पता है कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करते ही 12,000 और 9,000 रुपये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो भी पार्टनर हैं ए और बी। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल टू बीच कैपिटल 12,000 और 9,000 रुपये, क्योंकि 4-3 के अनुपात में बांटना है। बहुत सिंपल सी एंट्रीज है। अब देखिए यहाँ पर एच कैपिटल टू रिलेशन ए एसेट्स ले रहा है 15,000 रुपये के, फिर रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक आपको पता है क्षतिपूर्ति पे कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री हो गई। फिर उसके बाद रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 7,600 जो क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं हम, और फिर उसके बाद देखिए 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन 1,500 रुपये की एंट्री हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 21,000 रुपये का प्रॉफिट है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4:3 के अंदर, और 12,000 और 9,000 21,000 रुपये को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित सूचनाओं से तुलनात्मक आय विवरण खाता बनाइए। अब देखिए रेवेन्यू हमें दिया हुआ है 20 लाख रुपए का और 30 लाख का, अदर इनकम दी हुई है 4 लाख 3 लाख 60,000, एक्सपेंसेस 12 लाख और 21 लाख रुपए दे रखे हैं। अब हम इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं? कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना सकते हैं। और कंपेरेटिव स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे वित्तीय विवरण जो होते हैं वो तो 5 होते हैं, लेकिन वित्तीय विवरणों की जो तकनीक होती है, टेक्निक होती है, वो 7 टेक्निक्स होती है। उसमें कौन कौन सी होती है? कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी एनालिसिस। तो यह हमारे 7 टेक्निक्स है। उसमें आप देखिए कंपेरेटिव स्टेटमेंट भी एक टेक्निक है, तुलनात्मक विवरण पत्र, और तुलनात्मक विवरण पत्र आय का विवरण पत्र भी होता है और तुलनात्मक बैलेंस शीट का विवरण पत्र भी होता है। तो यहाँ पर आप देखिए रेवेन्यू हमारा 20 लाख रुपए है और 30 लाख रुपए है। इसमें हम करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के कॉलम बनाते हैं, और फिर उसके बाद जो भी चेंजेज इन अमाउंट होता है उसका कॉलम होता है, और एक चेंजेज इन परसेंटेज का कॉलम होता है। तो 20 लाख था प्रीवियस ईयर का, अभी 30 लाख हो गया, तो 10 लाख से बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 10 लाख से बढ़ गया। तो 10 लाख 20 लाख का कितना परसेंट हो रहा है, ये आप देखिए कितना आ रहा है। 10 लाख 20 लाख का 50% हो रहा है। तो ये देखिए 50% प्रीवियस पर ही हम परसेंटेज निकालते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अदर इनकम 4 लाख 3 लाख 60,000 है, लेकिन 40,000 से कम हो गई। जो कमी है उसको हम ब्रैकेट में शो करते हैं। तो 40,000 4 लाख का कितना परसेंट है? 10%, वो भी हमने ब्रैकेट में शो कर दिया। फिर उसके बाद टोटल रिवेन्यू 20 लाख और 4 लाख 24 लाख हो गए, और यहाँ पर 30 लाख और 3 लाख 60,000 33-60 हो गए। 33-60 में से 24 लाख गए तो 9,60,000 बचे। तो 9,60,000 24 लाख का कितना परसेंट है? वो 40% हमने प्रीवियस ईयर पे निकाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किस पे निकाली है हमने? प्रीवियस ईयर पर। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस 12 लाख 21 लाख है, तो 9 लाख रुपए है। तो 9 लाख का आप देखिए कितना आ रहा है, 12 लाख का कितना परसेंट? ये 75% है। फिर हमने प्रॉफिट निकाला, तो प्रॉफिट हमने देखो टोटल रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस किया, तो टोटल रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस किया तो एक्सपेंसेस हमारे कितने कितने आ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 24 लाख है, 12 लाख घटाए तो 12 लाख बचे। 33-60 में से 21 लाख गए तो 12,60,000 आए। तो 60,000 रुपए का हमारा क्या आ रहा है? एब्सोल्यूट चेंज आ रहा है।
60,000 पे हम परसेंटेज निकाल लेंगे, तो परसेंटेज 60,000 अपन 12 लाख इंटू 100 तो 5% हमारी चेंजेज आ रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें एवरी स्टेज पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें कहाँ इंप्रूवमेंट करना है। इसके लिए हम क्या बनाते हैं, वित्तीय विवरणों की तकनीक बनाते हैं कि हम में क्या कमी है, क्या हम कहीं पर जो है गेन कर रहे हैं, कहाँ हम लॉस कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हम देखते हैं कि आप डेफिशिएंसी हमारी कहाँ रही है, पॉजिटिविटी कहाँ है, नेगेटिविटी कहाँ है, उसके लिए हम वित्तीय विवरणों की तकनीक को काम में लेते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, PLS लिमिटेड। अब देखिए, PLS लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 10,000 इक्विटी अंश के लिए 10% प्रीमियम पर आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक विवरण पत्र निर्मित किया है। अब आपको पता है 10,000 अंश इशू कर रहे हैं और ये कह रहा है कि एप्लीकेशन पे 3 रुपया है, अलॉटमेंट पे 5 रुपया है प्रीमियम सहित। अब देखिए 10 रुपए का शेयर है, 10% के हिसाब से 1 रुपया प्रीमियम हो गया, तो अलॉटमेंट तो 4 रुपए का ही रहा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद शेष राशि मांग पर है, मांग का मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो आप देखिए 3 और 4 7 और 3 रुपए की फर्स्ट और फाइनल कॉल होगी, ये आपको ध्यान रखना है। निर्गमन 2.5 गुना अभिधान प्राप्त हुआ, यानी 10,000 हमने इशू किए हैं, 10,000 अंश इशू किए हैं और 2.5 गुना यानी 25,000 मांगने वाले आ गए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि 25,000 आ गए, हम क्या करेंगे। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर 25,000 के लिए क्या कहा, जिन्होंने 20 अंश से कम मांगे हैं 5,000, उनको कहा कि तुम्हारा पैसा ले जाओ। तो 5,000 इंटू 3 रुपए आवेदन पर था, 15,000 उनको लौटा दिए। कितने लौटा दिए, 15,000। फिर आगे लिखा है कि जो 5,000 दूसरे थे उनको 1,000 अंश दिए हैं। अब देखिए, पहले वाले 5,000 थे उनको तो लौटा दिए, और दूसरे वाले 5,000 हैं उनको कितने अंश दिए हैं, 1,000 अंश दिए हैं। तो इन्होंने कहा कि सर हमने 4,000 ज्यादा मांगे हैं। तो कंपनी कह रही है PLS लिमिटेड कि हाँ मुझे पता है 4,000 तुमने ज्यादा मांगे हैं, लेकिन 4,000 पे 3 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए ज्यादा दे दिए। अब 12,000 ज्यादा दे दिए तो या तो अगली किस्त में एडजस्ट करो, नहीं पैसा रिफंड करो। तो ये कह रहा है, और ये शेष के लिए कह रहा है कि हमारे आवंटन की सीमा तक रोक लिया गया, यथानुपात बंटन किया गया। तो बाकी कितने बचे, क्योंकि 25,000 में 5 और 5 10 का तो हिसाब कर दिया, तो 15 बचे। 15 को हम कितना दे सकते हैं, 9,000 ही तो दे सकते हैं, क्योंकि पहले 5,000 को कुछ नहीं दिया, दूसरे 5,000 को आपने 1,000 दे दिए, तो बाकी 15,000 को आपने 9,000 दिए। तो वहां भी प्रॉब्लम आ रही है कि 15 को 9 दिए तो बाकी कितना पैसा बचा, 15 इंटू -9 करेंगे हम, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 6,000 का आ रहा है। और यहाँ पर 6,000 आ रहा है, तो 18,000 रुपए इन्होंने भी ज्यादा दे दिए। लेकिन इनकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अलॉटमेंट पे हमें कितना पैसा लेना है, 9,000 इंटू 5 रुपए अलॉटमेंट। तो तीसरे वाले में तो प्रॉब्लम नहीं है, 45,000 लेने हैं, तो 45 में से 18 एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है इन 5,000 की। ये कह रहे हैं कि 5,000 मांगे और आपने 1,000 दिए, तो 4,000 हैं। अब अगली किस्त हमारी अलॉटमेंट की कितने की बनती है, 5 रुपए की। तो हम 12,000 ज्यादा दे दिए तो 5,000 ही तो एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि जो भी पैसा ज्यादा आया अलॉटमेंट की सीमा तक रोक लिया, यानी कॉल में एडजस्ट नहीं करना। तो हमारे पास क्या आ रहा है कि दूसरे वाले केस में 12,000 ज्यादा आ गए। 12,000 ज्यादा आ गए तो हमने क्या किया कि भाई 1,000 अंश दिए हैं, 1,000 के हिसाब से 5 रुपए की दूसरी किस्त है, 5,000 रुपए आप एडजस्ट कर लो, तो 7,000 रुपए रिफंड करना पड़ेगा। तो हम 15,000 तो पहले रिफंड कर चुके थे, यहाँ 7,000 और रिफंड करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक में हम 22,000 रुपए रिफंड करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करेंगे। अलॉटमेंट में देखो, ये जो 5,000 को 1,000 दिए हमने, तो 1,000 इंटू कितना, 5 रुपए के हिसाब से 5,000 तो यहाँ एडजस्ट हो गया। और फिर इधर देख लीजिए, 15,000 को 9,000 दे रहे हैं, तो 6,000 इंटू 3 18,000 ये एडजस्ट हो गया। तो 18 और 5 23,000 रुपए ये एडजस्ट हो जाएंगे उनके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पैसा जो ज्यादा आता है उसको कंपनी कहाँ कहाँ एडजस्ट करती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, हम देखिए 300 अंशों के धारक आवंटन राशि और मांग राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे। अब ये भी प्रॉब्लम आ गई कि भुगतान करने में असमर्थ रहे, तो इसका मतलब सभी को जब्त और कर लिया। ये 150 वाले मांग राशि नहीं दे रहे, टोटल 450 अंशों को जब्त कर लिया। अब 300 को अलग जब्त करो, 150 को अलग जब्त करो। फिर आगे कह रहा है कि जो 300 थे उनमें से 150 का पुनर्निगमन कर दिया। और आपको पता है जिन अंशों को जब्त करते हैं और पुनर्निगमन भी करते हैं, उनका पैसा ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो हमने
300 को जब्त किया था, उनमें से 150 का पैसा ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि प्रीमियम पे और कर रहे हैं तो लेस कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और आगे बोल रहा है कि जनरल प्रविष्टियां दीजिए। आप देखिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3 रुपए है, आपको पता है। 25,000 मांगने वाले आ रहे हैं, 2.5 गुना, 10,000 का 2.5 गुना 25,000 होता है। 3 रुपए के हिसाब से 75,000 आ गए। कितने आ गए? 75,000। और 75,000 आ गए, लेकिन कैपिटल में तो हम 10,000 इंटू 3 रुपए के हिसाब से 30,000 ही ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 30,000 रुपए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट 10,000 इंटू 5 रुपए के हिसाब से 50,000, लेकिन कैपिटल में 40,000 आएगा और प्रीमियम में 10,000 आएगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पर आप देखिए 40, 10 ये आ गया हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे कि एप्लीकेशन का जो पैसा आया उसको हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो हमने क्या किया कि वो जो 5,000 को 1,000 दे रहे थे और 12,000 ज्यादा आ गए थे, तो 1,000 इंटू 5 के हिसाब से 5,000 तो वो एडजस्ट कर लिया। और इधर 15,000 को 9,000 दिए तो 6,000 ज्यादा मांगे 3 रुपए के हिसाब से, 18,000 वो हो गए। 18 और 5 23,000 रुपए हमने दूसरी किस्त में एडजस्ट कर लिए। तो यहाँ पर आप देखिए 18 और 5 23,000 रुपए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर आगे देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा। तो हमने कहा कि फर्स्ट और सेकंड का तो हिसाब हो गया, क्योंकि पहले वाले को हमने कुछ नहीं दिया और दूसरे वाले को जो दिया था अलॉटमेंट में सारा पैसा एडजस्ट हो गया, तो मत दे लेकिन पूरा एडजस्ट हो गया। तो जो 300 अलॉटमेंट वाले नहीं दे रहे हैं, वो 300 अलॉटमेंट वाले किस में से नहीं दे रहे हैं? 15,000 मांगे और 9,000 दिए। तो 9,000 इंटू 5 के हिसाब से 45,000 थे और 18,000 हमने एडजस्ट कर लिए, तो 27,000 बचे। अब 27,000 इंटू क्या 300 नहीं दे रहे और डिवाइडेड बाय उनको कितने इशू किए? 9,000। तो यहाँ पर टोटल मिला के कितना पैसा हो रहा है? 900 रुपए। तो 900 रुपए हमने एडजस्ट कर लिए 27,000 में से, 26,100 रुपए आ गए। यहाँ पर आप देखिए बैंक टू अलॉटमेंट आ गया और ये हमने कर दिया। 22,000 हम रिफंड कर ही चुके थे, आपको बता चुका था 22,000 रिफंड कैसे आ रहे हैं, क्योंकि 22,000 रिफंड ऐसे आ रहे हैं। 5,000 को कुछ नहीं दिया तो 5 3 15 हो गए और दूसरे को 5,000 को 1,000 दिया हमने, तो इसका मतलब 4,000 ज्यादा मांगे, 12,000 हो गए। लेकिन 12 में से 5 तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गए और वो कह रहा है अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करो। आप लिखा है अलॉटमेंट की सीमा तक रोक लिया गया है। तो बाकी कितना पैसा? 7,000 हो गया। तो 15 और 7 कितने? 22,000 रुपए हमने रिफंड कर दिए। तो अगली हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने रिफंड मांगा है, तो फर्स्ट एंड फाइनल को 10,000 इंटू 3 रुपए की हमारी कॉल हो गई, 30,000 रुपए इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 28,650। 28,650 कैसे आ रहे हैं? क्योंकि 450 पर हमारा कॉल नहीं दे रहा, तो 450 इंटू 3, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 1,350 रुपए। अब 1,350 30,000 में से घटा दिए, 28,650 आ गए। आगे चलते हैं, हम देखिए यहाँ पर कि हम जब्त कर रहे हैं, तो 300 को अलग जब्त करेंगे, उसकी एंट्री अलग करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि उनमें से 150 को रीइश्यू कर रहा है, तो पहले से डायरेक्ट ही आधा कर देंगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पर 300 की इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिटेड, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देखिए कॉल्ड अप मनी, पूरा पैसा मांग लिया आपने, तो यहाँ पर 300 इंटू 10 रुपए के हिसाब से वो हो गया। अब यहाँ एक मेजर पॉइंट है कि प्रीमियम को डेबिट नहीं किया। प्रीमियम को डेबिट इसलिए नहीं किया हमने यहाँ पर, क्योंकि जो पैसा मांगा था वो मांगा जो एप्लीकेशन पे ज्यादा आ गया था, वो इतना पैसा था कि प्रीमियम पूरा एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप अगर 15,000 मांग रहे हैं और 9,000 आप दे रहे हैं, अब इसको 300 इसने मांगे जिन पर ये अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि 0 और ये यहाँ पर 3 और ये 30 और यहाँ पर ये टोटल, तो इसका मतलब इसने 450 मांगे थे। अब 450 मांगे थे तो 150 अंश ज्यादा मांगे। अब 150 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से आपको पता है कि 450 रुपए प्रीमियम बनता है। अब 450 रुपए प्रीमियम बनता है, अब देखिए वो एप्लीकेशन बनता है। अब इसका प्रीमियम तो 300 ही बनता है,
क्योंकि 1 रुपया ही प्रीमियम है और एप्लीकेशन पे 450 एडवांस दे चुका, तो प्रीमियम के बराबर यदि अमाउंट अगर आपने एडवांस पेमेंट कर दी तो प्रीमियम डेबिट नहीं होता है ऑन टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ऑन टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, ऑन टाइम ऑफ फाइनल कॉल। अगर प्रीमियम है पहले आप एडवांस पेमेंट कर चुके हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर आप देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ईआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिटेड। तो फॉरफिटेड में हमारे 1200 आ गए। ये 900 रुपये में बता चुका था, 27,000 आपको पता है कि टोटल कितना अमाउंट है, वो एडजस्ट करने के बाद 900 रुपये हमारा अलॉटमेंट में आ चुका था और 900 रुपये ही आपको पता है 300 इंटू 3 रुपये की हमारी ये आ गई यहाँ पर, और फॉरफिटेड में 1200 रुपये आ गए। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि 150 को और फॉरफिटेड किया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि 150 पे तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही नहीं आ रहा, तो यहाँ पर और टू शेयर फॉरफिटेड, तो यहाँ 1500 इसमें आ गए और 150 इंटू 3 रुपये की हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गई 450 और 1050 रुपये हमारा फॉरफिटेड में आ गया। तो यहाँ पर एंट्री कर दी हमने और फिर उसके बाद आप देखिए री इशू किया है। री इशू किया है, आप देखिए आधे शेयर री इशू कर रहा है 150 को, कितने परसेंट प्रीमियम पे इशू कर रहा है आप देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए हम एंट्री कर देंगे 20% प्रीमियम पे इशू कर रहा है 150 शेयर्स को, इन 300 वालों में से आधे री इशू कर रहा है। तो आधे री इशू कर रहा है तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पर देखिए 1800 है और यहाँ 1500 और ये 300 रुपये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर जिनको प्रीमियम पे इशू करते हैं तो लॉस भी नहीं घटाना, तो यहाँ डायरेक्टली 1200 का आधा री इशू किया तो 600 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेंगे, क्योंकि जिन अंशों को जब्त करते हैं और पुनर्निगमन भी करते हैं उनका पैसा ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो आधे ही पुनर्निगमन किया है तो आधा का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व तो 600 रुपये आ गए, 1200 का आधा। ये मैं बता चुका था आपको कि 5000 को कुछ नहीं दे रहे, 5000 को 1000 दे रहे हैं, 15000 को 9000 दे रहे हैं, टोटल मांगने वाले 25000, 10000 हमारे पास अंश हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इधर आपको बता चुका था मैं कि 5000 का पूरा पैसा रिफंड कर दिया, इधर ये 4000 ज़्यादा मांगे, 12000 थे, तो 12000 में से 5 तो कैपिटल उसमें अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गए और उसके बाद बाकी 7000 को रिफंड कर दिया। और इधर 15000, 9000 तो 6000 ज़्यादा मांगे, तो 6000 इंटू 3 18000 रुपये थे, पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। तो अलॉटमेंट में 5 यहाँ एडजस्ट हो गए और 18 यहाँ, यानी टोटल हमारे पास 23,000 रुपये अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गए, 22,000 को हमने रिफंड कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। 75,000 आए क्योंकि आने चाहिए थे 30,000 रुपये, तो ये आपको 22 और 23 ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर 45,000 रुपये है जिसका हमने एडजस्टमेंट कर दिया है। आगे देखिए यहाँ पर ये 15,000 हमने रिफंड किए हैं देखिए, और ये आपको पता है कि 5,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट होने के बाद 7,000 रुपये ये और रिफंड हो गए और 22,000 रुपये हमारा रिफंड हो गया। और इधर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया हमारा देखिए 1000 इंटू 5 रुपये के हिसाब से 5000, और इधर आप देखिए 9000 पे आपको पता है 9000 अंश दिए और 15,000 मांगे, तो यानी 6000 ज़्यादा मांगे, तो 6000 इंटू 3 के हिसाब से 18,000 रुपये वो भी हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किए हैं, तो 23,000 रुपये टोटल अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गए। यथानुपात अंशों का बंटन आप देखिए ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि कैसे अलॉटमेंट रिसीव्ड हमने निकाला है 9000 इंटू 5, क्योंकि पहले वाले जो थे 5000 को कुछ नहीं, 5000 को 1000, वो तो मामला फ्री हो चुका है। मेन प्रॉब्लम आई कि 15,000 मांगे 9000 दिए आपने, तो यहाँ पर 9000 इंटू 5 के हिसाब से 45,000 बनते थे। 45 में से 18,000 रुपये आपके एक्सचेंज एप्लीकेशन मनी था, क्योंकि 15 माइनस 9 6000 और इंटू 3 रुपये एप्लीकेशन पे 18,000 रुपये दिए, तो वो एडजस्ट कर लिए हमने, तो 27,000 बचे। फिर हमने निकाला यहाँ पर कि बैलेंस अमाउंट इंटू अनपेड शेयर्स डिवाइड बाय इशू ऑफ शेयर्स, तो यहाँ 900 रुपये हमने लेस कर दिए, 26,100 रुपये हमारे पास ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऐसे हम अप्लाइड अलॉटेड के बेसिस पर भी हम कैलकुलेट कर सकते थे, ये आपको ध्यान रखना। 26,100 रुपये अलॉटमेंट रिसीव्ड हमारी निकली है। मांग राशि 450 अंशों पर बकाया शेष रही, उनमें से 300 अंश सम्मिलित है जिन पर आवंटन का बकाया रहा था, ये हमने देखा है। यथानुपात आवंटन में प्राप्त अधिक की राशि 18,000 का समायोजन, प्रतिभूति प्रीमियम खाते में 9,000 शेष अंश पूंजी में, ये मैं बता चुका हूँ कैसे अप्लाइड अलॉटेड करके डेबिट नहीं किया, सिक्योरिटी प्रीमियम को अकाउंट को डेबिट नहीं किया था हमने टाइम ऑफ फॉरफिटेड। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना 300 अंशों का हरण किया गया जिन पर 1200 अंश जब्त किए, तो 150 का पुनर्निगमन किया, तो आधी राशि 600 रुपये हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दी, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 14 निम्न
प्रत्येक मामले में ऋण पत्र के शोधन के समय आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि दीजिए, जर्नल एंट्री करनी है। अब ये कह रहा है यहाँ पर रिडम्पशन के टाइम पे, अगर इशू के टाइम पे पूछता है तो फिर अलग एंट्रीज होती है, और रिडम्पशन के टाइम पे पूछ रहा है तो अलग एंट्री है। ये कह रहा है कि एक्स लिमिटेड ने 100 रुपये वाले प्रत्येक 5000 9% ऋण पत्र सममूल्य पर जारी किए और इनको रिडम्पशन करना है सममूल्य पर ही। तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पर, आपको पता है डिबेंचर अकाउंट डेबिट, आपको 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ये कितने से हो जाएगी? 5-5 लाख रुपए। 100 रुपये वाले 5000 हैं तो 5 लाख से एंट्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा वाला केस आप देखिए कि 1000 हैं, 12% ऋण पत्र हैं और 10% प्रीमियम पे करना है, तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पर। आप देखिए 12% डिबेंचर अकाउंट डीआर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर टू डिबेंचर होल्डर, पहले ड्यू करेंगे। फिर उसके बाद आप देखिए अमाउंट, आप देखिए 1000 × 100 के हिसाब से कितनी अमाउंट आ रही है? 1 लाख रुपए है। और फिर यहाँ पर आप देखिए कितनी आ रही है? 10% प्रीमियम है तो 10,000 रुपए। तो एंट्री हो जाएगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए टू डिबेंचर होल्डर, पहले ड्यू करेंगे 1,10,000। और नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर टू बैंक 1,10,000, 1,10,000 पेमेंट की एंट्री। तो ये आपको ध्यान रखना है। 3 पॉइंट, एक्स लिमिटेड ने 1 लाख रुपए के अंकित मूल्य के 12% ऋण पत्र 5% प्रीमियम के साथ जारी किए। अब देखिए, तो यहाँ पर जारी किए जो 4 वर्षों के पश्चात शोधनीय है। कितने वर्षों के पश्चात? 4 वर्षों के पश्चात। अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम है कि 5% प्रीमियम है, तो 1 लाख का 5% कितना? 5,000 रुपये होता है। तो एंट्री हो जाएगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब पता है कि ये कह रहा है कि शोधनीय है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने यहाँ पर प्रीमियम पर जारी किए गए थे, तो यहाँ पर रिडम्पशन प्रीमियम पे नहीं हो रहा है, इसलिए जारी करने की तो एंट्री करेंगे नहीं, हम रिडम्पशन की करेंगे। तो यहाँ 1 लाख रुपए से एंट्री होगी, फेस वैल्यू पे कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एंट्री हो जाएगी 12% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर 1 लाख रुपए और डिबेंचर होल्डर टू बैंक 1 लाख रुपए। बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रीमियम निर्गमन पे प्राप्त हो रहा है, शोधन पे नहीं है, जैसे सेकंड वाले केस में रिडम्पशन पे प्रीमियम दे रहे थे। फिर अगला चौथा है, एक्स लिमिटेड ने 1 लाख रुपए के 12% ऋण पत्रों को 5% बट्टे के साथ निर्गमित किया गया। अब यहाँ पर ये देखिए, निर्गमन की हमें एंट्री नहीं करनी है, हमें क्या करनी है? प्रीमियम की एंट्री करनी है। तो यहाँ भी आप देखिए 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, तो ये 1,05,000 और 1,05,000 हो जाएगा। और डिबेंचर होल्डर टू बैंक 1,05,000 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये फर्स्ट वाले केस में 5 लाख रुपए हमने पहले ड्यू किया, फिर पेमेंट किया। हमने केवल रिडम्पशन की एंट्री करनी है हमें, पहले ड्यू और फिर पेमेंट। फिर दूसरे वाले केस में आप देखिए यहाँ पर पहले ड्यू किया हमने 1 लाख और 10,000, ये सममूल्य पे था, दूसरा प्रीमियम पे था, तो 1,10,000 और 1,10,000 पेमेंट कर दिया। फिर उसके बाद देखिए 12% डिबेंचर, यहाँ पर आप देखिए यहाँ इशू प्रीमियम पे कर रहा है, लेकिन उसकी एंट्री नहीं करनी है, हमें केवल रिडम्पशन की एंट्री करनी है। 1 लाख और 1 लाख रुपए हमने अंकित मूल्य पर भुगतान कर दिया। फिर उसके बाद देखिए डिबेंचर डीआर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डीआर टू डिबेंचर होल्डर, ये हमने आपको पता है कि प्रीमियम पे पेमेंट किया, डिस्काउंट पे इशू की एंट्री नहीं कही। क्यों नहीं की हमने? क्योंकि यहाँ पर कहा ही नहीं उसने कि भाई इशू पर एंट्री करनी है, आपको रिडम्पशन पर एंट्री करनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। डिबेंचर होल्डर टू बैंक 1,05,000 रुपए आपके हो गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 15 देख लो, ABC वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3 ऑन 31 मार्च 2020, देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। तो यहाँ पर आप देखिए बैलेंस शीट आपको दी हुई है, 87,000 बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है। आप देखिए बैलेंस शीट आपको दी हुई है और पार्टनर कौन कौन है? ABC आप देखिए, और उनका अनुपात दिया हुआ है, आप देखिए 5:3:2 का अनुपात दिया हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, 1 अक्टूबर 2020 को, आपको पता है कि अप्रैल से मार्च अगर ईयर चलता है तो इसका मतलब है कि 6 महीने बाद क्या हो रहा है? एक ही डेथ हो गई है, और एक ही निष्पादक यानी उसका जो भी एग्जीक्यूटर होता है, जो भी उसका उत्तराधिकारी होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको कुछ पैसा देंगे। कौन देंगे? बी और सी। क्या क्या देंगे देखिए, पहले तो कैपिटल पूरी उसको देते हैं, फिर उसके बोल रहा है कि ख्याति में उसका हिस्सा है तो वो देना है, लेकिन ख्याति का मूल्यांकन के लिए लिखा हुआ है कि 4 वर्षों के औसत लाभों का 2.5 गुना और उसमें उसका हिस्सा कितना बनता है वो दे देंगे। फिर आगे लिखा हुआ यहाँ प्रॉफिट भी हमें दिया हुआ है कि 2017 का 13,000 था, 2018 का 12,000 है, 2019 का 20,000 है, यहाँ 15,000 है, यानी चारों को जोड़ के 4 का भाग देना है और 2.5 से गुना करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। पेटेंट्स का मूल्यांकन 8,000 रुपए, मशीनरी 28,000 रुपए, भवन,
ये भी हमें देखना है कि रिवैल्यूएशन का इफेक्ट है, लेकिन रिवैल्यूएशन का इफेक्ट तो हमारा नील बटा सन्नाटा आ रहा है। नील बटा सन्नाटा क्यों आ रहा है? क्योंकि पेटेंट्स का मूल्यांकन 8,000 रुपये है। तो पहले पेटेंट्स कितना था हम देख लेंगे। मशीनरी 28,000 रुपये की है और बिल्डिंग 25,000 रुपये की है। तो जितनी वृद्धि और कमी हो रही है तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस नील आ जाएगा, ये आपको देखना है। पिछले वर्ष के लाभ की दर से कह रहा है कि अगर ध्यान रखना कि मृत साझेदार को चालू वर्ष के जो भी लाभ में, मृत्यु के वर्ष में लाभ में हिस्सा देते हैं उसको P&L सस्पेंस अकाउंट के नाम से जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। उसके लिए लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर देना है 2020-21 का, और 2020-21 का लाभ कितना था? 15,000। तो 15,000 का आधा 7,500 होता है, 7,500 में उसका हिस्सा कितना है वो हमें देना है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि पूंजी पर ब्याज देना है 10%, तो ये भी हम दे देंगे 6 महीने का, उसकी कैपिटल का 10% इंटरेस्ट दे देंगे। फिर लिखा है ए को दे धनराशि, आधी धनराशि उसको एग्जीक्यूटर को दे दी उसी समय, और आधी को हमने क्या है एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो आपको पता है मृत्यु की तिथि को हम डाइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और डाइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो होता है वो डाइट पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और डाइट पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट का बैलेंस या तो पेमेंट कर देते हैं या फिर हम डाइट पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 अक्टूबर को एक कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले गुडविल का एडजस्टमेंट आपको पता है, इन सबको जोड़ा तो 60,000 आ गए, 60,000 में 4 का भाग दिया 15,000 आ गए, 15,000 को 250 गुणा किया तो 37,500 आ गए। अब 37,500 में उसका हिस्सा 5/10 है तो 18,750 है, और इसको फायदे के अनुपात में वहन करेंगे, और सूचना के अभाव में से साझेदारों का जो अनुपात होगा वही फायदे का अनुपात होता है, चाहे एडमिशन हो रिटायरमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ए के हिस्से की ख्याति को बी तथा सी के पूंजी खाते में उनके लाभ प्राप्ति अनुपात 3-2 में समायोजित किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए सी के पूंजी खातों के लाभ ये देखिए 3-2 में समायोजित किए जाएंगे। ख्याति को ये यहाँ पर लिखा हुआ है, गेनिंग रेशियो भी लिखा हुआ है। और एक को देय लाभों का हिस्सा मृत्यु की तिथि तक का 15,000, अब देखिए 3750 रुपये हमने निकाल दिया, पहले 6 महीने का निकाला, उसमें उसका 5/10 3750 प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया, तो अब देखिए बिल्डिंग 5,000 से बढ़ रही है, लेकिन पेटेंट्स और मशीनरी 3,000 2,000 से कम हो रही है, तो बराबर आ गया बैलेंस, या टोटल बराबर आ गया, यानी न लाभ हो रहा है न हानि हो रही है। तो यहाँ पर आप देखिए देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन एसेट्स, ये आपको ध्यान रखना, लायबिलिटी एसेट्स जो भी है। एज कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं 1 अक्टूबर 2020 को, पहले उसकी कैपिटल दे दी 30,000 रुपये, रिजर्व 6,000 था, उसका हिस्सा दे दिया हमने 3,000 रुपये। गुडविल आपको पता है कि 3750 जितनी भी अमाउंट आई 18,750 जो आ रही है उसका हमने 3/5 2/5 ये आप देखिए ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसका 7,500 और ये 11,250। प्रॉफिट इन लॉस सस्पेंस अकाउंट हमने निकाल लिया था 3,750 रुपये, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 का 10% और 6 महीने का हमने 1,500 रुपये, टोटल 57,000 रुपये। अब 57,000 का आधा 28,500 तो उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर देंगे, और 28,500 उसको एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये आप देखिए 57,000 एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट बनाया, 28,500 पेमेंट कर दिया, 28,500 उसके किस में ट्रांसफर हो गया? लोन अकाउंट में। इट हैज बीन एज्यूम्ड दैट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैश बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट हैज बीन टेकन टू मेक पेमेंट ऑफ एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये आपको ध्यान रखना है। 16वां क्वेश्चन बात कर रहे हैं हम। 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए पीसीबी लिमिटेड के बारे में निम्न सूचनाएं दी गई है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन about PCB Limited for the year ending March 31st 2010. Stock turnover ratio based on the cost of sales 6 times. Gross profit ratio ये हमें दिया हुआ है। आपको पता है जब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दिया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। अगर परचेज हमें नहीं दिया हुआ है तो परचेज निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये आपको ध्यान रखना है। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपको दिया हुआ है 30,000 रुपये, डेटर्स भी दे रखे हैं 60,000 रुपये के एंड के, वर्किंग कैपिटल आपको दी हुई है 50,000 रुपये, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स दिया हुआ है, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसके बेस पर हम स्टॉक निकाल सकते हैं। आप देखिए ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लिखा हुआ है औसत स्कंद कितना है, फिर लिखा हुआ है क्रय कि आपका क्रय कितना है, लेनदार आवर्त अनुपात, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना है, एवरेज पेमेंट पीरियड आपको निकालना है,
आप देखिए एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको निकालना है, 4 पॉइंट आपको कैलकुलेट करने हैं। तो आगे चलते हैं हम, देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए 3 लाख है, 20% ग्रॉस प्रॉफिट की रेट थी, 60,000 लेस किया, 2,40,000 आ गए। अब 2,40,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया तो हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो 6 टाइम्स दिया हुआ था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,40,000 अपॉन एवरेज स्टॉक इक्वल टू 6/1। तो यहाँ पर आप देखिए एवरेज स्टॉक 6 से डिवाइड करेंगे हम, यहाँ पर देखिए 2,40,000 को, तो यहाँ 40,000 रुपए का हमारा एवरेज स्टॉक आ गया। तो यहाँ पर आप देखिए 2,40,000 आ गया है, और 2,40,000 में आप देखिए यहाँ पर हमने डिवाइड किया 6 से, तो 40,000 रुपए का हमारा एवरेज स्टॉक आ गया है। तो ये आपको फोकस करना है, कितने का एवरेज स्टॉक आ गया, 40,000 रुपए का। अब 40,000 आ गया तो अगर हमें ओपनिंग या क्लोजिंग कोई भी स्टॉक दिया हुआ है तो हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, वहां पे लिखा होगा कि क्लोजिंग ओपनिंग से कितना ज्यादा है और एवरेज कितना है। तो ओपनिंग स्टॉक, अब परचेज निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर आप देखिए एवरेज स्टॉक हमें दिया हुआ था और 10,000 ज्यादा था, इसका मतलब है कि 35,000 रुपए का हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया और 45,000 का क्लोजिंग स्टॉक हो गया, तभी एवरेज हमारा 40,000 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए 45,000 का क्लोजिंग स्टॉक जोड़ा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, 35 घटाए तो 2.5 लाख रुपए की हमारी परचेज आ गई। क्यों परचेज इसलिए निकालना जरूरी था क्योंकि क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिए टोटल ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक निकल गया है। फिर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स। तो 2.5 लाख में 25,000 का भाग दिया तो 10 टाइम्स हमारा आ गया, ये टाइम्स में आता है टर्नओवर रेशियोज, ये आपको ध्यान रखना। ऑल परचेज और ट्रेडेड क्रेडिट परचेज, क्योंकि हमें नगद क्रय नहीं दिया हुआ है, अगर नगद क्रय नहीं दिया हुआ है तो पूरी जो क्रय होगी उसको उधार क्रय मानेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप देखिए यहाँ पर ये पेमेंट पीरियड भी निकाल सकते हैं, कलेक्शन पीरियड। आप देखिए नेट क्रेडिट सेल्स, उसका फॉर्मूला है क्योंकि टोटल सेल्स हमारी क्रेडिट सेल्स है 3 लाख रुपए, एवरेज डेटर्स हमारे 60,000 दिए हुए हैं इंटू 365, तो ये 73 डेज हमारा ये निकल गया है। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखें कि एवरी पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 100% आप अच्छे मार्क्स को अचीव करेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। परिष्कार परिवार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्जित करता है और चाहता है कि आप अच्छे मार्क्स लाएं और अपने जीवन में कामयाब होए, अपने रिकॉर्ड को इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच।